प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे मनोवैज्ञानिक युद्ध की विधियां, अर्थात मनोवैज्ञानिक युद्ध में किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध के हथियार। संभवतः हमने आपको मनोवैज्ञानिक युद्ध पढ़ाते समय इन तीनों चीज़ों को हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन हो सकता है परीक्षा के दौरान आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाए, इसलिए एक वीडियो में हम आपको ये चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए मनोवैज्ञानिक युद्ध की विधियाँ। मनोवैज्ञानिक युद्ध, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, सेनाओं को मनोबल गिराना, अपनी सेना का मनोबल उठाना। तो इसमें जो प्रमुख तरीका अपनाते हैं, शत्रु सेना का मनोबल गिराना, और उसको गिराने के लिए या हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए, युद्ध के हथियार के रूप में हम तीन विधियों का प्रयोग करते हैं। वो इस प्रकार हैं: प्रचार, अफवाह या जनप्रवाद, मस्तिष्क प्रक्षालन या इसी को हम लोग बुद्धि परिवर्तन कहते हैं। ठीक, चलिए इसमें पहला नंबर है प्रचार। प्रचार जो है ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक प्रमुख हथियार है, जो कि सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रभावशाली हथियार होता है। अर्थात अपने प्रचार द्वारा शत्रु सेना का मनोबल गिराना। अर्थात इसमें देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक युद्ध की संक्रिया की आत्मा इसको कहा जाता है, प्रचार को। और विजय का ये एक मूलभूत तत्व होता है जो कि प्रचार के द्वारा ही संभव होता है। विजय का मूलभूत तत्व प्रचार द्वारा ही संभव होता है, जो कि एक प्रकार का शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तत्व है। और प्रचार के प्रमुख साधन जो हैं, इसमें व्यक्ति भी हो सकता है, समाचार पत्र, टीवी, सिनेमा, दूरदर्शन आदि कुछ भी हो सकते हैं। विजय के लिए शत्रु के मन मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात शत्रु ये मान ले कि हम श्रेष्ठ हैं, शत्रु इस बात के लिए मान ले कि हम कमज़ोर हैं, अर्थात हमको जिससे लड़ना है वो हमसे श्रेष्ठ है। जब उसके मन पर अगर हम एक प्रकार से दहशत बनकर या उसके मन पर अगर विजय प्राप्त कर लिए तो समझ लीजिए युद्ध में 99% विजय निश्चित है। आगे देखते हैं परिभाषा के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा। इसमें पामर और पार्किंसन ने क्या कहा है? प्रचार की परिभाषा में किसी व्यक्ति को किसी विचारधारा अथवा उसे निश्चित दिशा में कार्य कराने पर सहमत कराने के किसी भी प्रयास को प्रचार कहेंगे। सार्जेंट ने क्या कहा है? प्रचार द्वारा साधारणतया लोगों की अभिवृत्तियों तथा मतों को और फिर उनके कार्यों को इच्छित दिशा में प्रभावित करने का एक प्रयास है प्रचार। विट ने क्या कहा है? प्रचार का अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्ति एवं मत को प्रभावित करने के लिए सत्य या झूठ का चयनात्मक उपयोग होता है प्रचार के लिए। अब देखा जाए तो उपरोक्त जो ये परिभाषाएं हम लोग पामर और पर्किन, सार्जेंट और विट के अनुसार जो हमें प्राप्त हुआ है, इन्हीं परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इसमें दो पक्ष होते हैं। पहला नंबर एक प्रचार करने वाला, दूसरा जिसके विरुद्ध प्रचार किया जाता है। अगला है प्रचार दूसरे पक्ष के मन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और इस कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सत्य या झूठ दोनों का उपयोग कर सकते हैं जिससे अपना लाभ हो। ये एक प्रकार का एक क्रमबद्ध प्रयास है और इसका उद्देश्य होता है अपने स्वार्थों की पूर्ति करना, अर्थात शत्रु को हराना। प्रचार के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो होते हैं माध्यम सहित स्रोत, जो कि स्रोत का भी पता होता है, माध्यम का भी प्रयोग होता है। समय, दर्शक समुदाय, विषय किसके बारे में प्रचार किया जाए और प्रचार का उद्देश्य, ये प्रमुख जो है इसके तत्व होते हैं। हालांकि इसके बारे में हम बहुत विशेष रूप से, बहुत विस्तार से हम लोग नहीं पढ़ेंगे मित्रों, लेकिन प्रचार वही चीज़ है जैसे हम लोग देखते हैं अपने प्रचार के द्वारा अपनी अच्छाइयों को प्रदर्शित करना, दूसरे को अवगुणों को प्रदर्शित करना। तो इसी प्रकार युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके प्रचार के द्वारा शत्रु को मनोवैज्ञानिक तरीके से गिराया जाता है, गिराने का प्रयास किया जाता है। जैसे शत्रु के मन में ये बात छा जाए कि अरे बहुत ताकतवर हैं हम, अर्थात शत्रु ये समझ ले कि हमारा शत्रु जिससे हमको लड़ना है वो बहुत ताकतवर है, हम नहीं लड़ पाएंगे। जैसे सिकंदर शक्तिशाली तो था, लेकिन भारत में जिस तरह उसका जो है मनोबल तोड़ा गया, उसको अंत में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया उसके मनोबल ने, अर्थात भारतीयों ने उसके मनोबल को बिल्कुल तोड़ दिया था। ठीक,
अब इसमें जो है प्रचार का जो उद्देश्य होता है, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रचार का उद्देश्य, पार्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं। हिटलर कहा करता था कि मैं शत्रु को सैन्य तरीकों से निरुत्साहित क्यों करूं, जबकि मैं सैन्य प्रयोग के बिना ही सस्ते एवं कम कीमत से ऐसा कर सकता हूं। अर्थात मनोवैज्ञानिक युद्ध का उद्देश्य बिना शक्ति के प्रयोग के ही सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार होते हैं मनोप्रचार के, किस लिए किया जाता है। जैसे पहला नंबर है शत्रु का मनोबल गिराना, उसके उत्साह तथा प्रतिरोध की भावना को नष्ट कर देना, अर्थात उसके मन से इस बात के लिए समाप्त कर देना कि हम युद्ध करने के काबिल हैं। दूसरा है प्रचार के द्वारा शत्रु को इतना घबराहट में डाल देना कि सही ढंग से सोचने लायक न रह जाए। तीसरा नंबर है तटस्थ राष्ट्रों को या तो अपने पक्ष में कर लेना या तटस्थ ही रहने देना, अर्थात या तो हमारे पक्ष में रहे या तो किसी पक्ष में न रहे। अगला है शत्रु की सहायता हेतु आई अन्य राष्ट्रों की सेनाओं के प्रति उसकी सेना और जनता में अविश्वास उत्पन्न करना। अगला है शत्रु की जनता एवं सैनिकों के मनोमस्तिष्क को प्रभावित करना। अगला है शत्रु की मनोबल एवं यौद्धिक इच्छा को समाप्त करना और पराजय स्वीकार कराना। अगर शत्रु के मन में हम इस प्रकार के लिए अगर ये बैठा दिए कि हम लड़ने लायक नहीं हैं, तो शत्रु पराजय स्वीकार करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब इसको हम लोग मित्रों बहुत विस्तार से न पढ़कर हम केवल इसके कुछ पॉइंटों को पढ़ेंगे। जैसे प्रचार के साधन, प्रचार के लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं आप देख सकते हैं। प्रचार करने के लिए रेडियो का प्रयोग किया जा सकता है, टेलीविज़न का प्रयोग किया जा सकता है, समाचार पत्र का प्रयोग किया जा सकता है और छोटी छोटी पर्चियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। साउंड स्पीकर भी हो सकता है, साहित्यों के द्वारा भी प्रचार हो सकता है, बड़े बड़े पोस्टर बनवाए जा सकते हैं। ठीक, अफवाह फैलाकर भी प्रचार किया जा सकता है, हालांकि अफवाह आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो है जुलूस द्वारा, सभा भाषण द्वारा या व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा भी प्रचार किया जा सकता है। जैसा कि चुनाव आता है तो अक्सर हम लोग देखने को मिलता है, नेताजी लोग भाषण देते हैं, सभा भी करते हैं और व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी करने या वोट मांगने के लिए घर घर भी जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से प्रचार का साधन होता है। तो अगला है प्रचार के बाद जो दूसरा प्रमुख हथियार होता है वो होता है अफवाह, या जिसे हम लोग जनप्रवाद के नाम से जाना जाता है। अफवाह में क्या क्या चीज़, तो जैसे अफवाह फैलती है, आप सब लोग जानते होंगे, अफवाह तैफा फैलती है, मुँह दर मुँह फैल जाती है, जिसका ना तो कोई स्रोत होता है, ना पता चलता है कहाँ से आता है, कहाँ से निकला है। ठीक, इसमें देख लीजिए प्रचार के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें आंखों देखी या कानों सुनी बातें नहीं कही जाती, बल्कि तरह तरह के विश्वासों और पूर्व धाराओं के आधार पर झूठी बातें गढ़ ली जाती हैं। जेम्स ड्राबर ने कहा है कि जनप्रवाद एक प्रामाणिक कहानी है जो किसी विशेष घटना के होने को एक समुदाय में फैलाती है। किम्बल यंग ने क्या कहा है, अफवाह एक विशेष प्रकार का सुझाव है या किसी काल्पनिक अथवा व्यक्ति से संबंधित कहानी है जो फैलने के साथ बढ़ती भी है। अफवाह फैलाने वाला ना तो कोई प्रमाण देता है और ना ही उससे कोई प्रमाण मांगता है, अर्थात सीधे जैसे बोलते हैं ना, हमने सुना है ऐसे से ऐसे हो रहा है, हमने सुना है अमेठी में अभी कुछ दिन पहले जो है लड़कियों की चोटी कट रही थी। ठीक, तो ये चीज़ें अफवाह। इसके पहले आज के 10 साल पहले एक आया था मुँह नोचोआ, तो कुछ भी कह सकते हैं हम, सत्य भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगला है अफवाह जो है जैसे ना तो कोई प्रमाण देता है ना ही कोई प्रमाण मांगता है, क्योंकि पूछते हैं किसने कहा है, कोई कह सकता है हमने सुना है। और अफवाह मुँह दर मुँह फैलती है। अगला है अफवाह एक बार शुरू हो जाती है तो संक्रामक रोग की तरह बहुत तेजी से फैल जाती है और फैलने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रंगों में रंग भी जाती है। ठीक, ये होता है अफवाह। इसमें ये नहीं पता चलता, कोई स्रोत का पता नहीं होता। भाई प्रचार में तो है, हम रेडियो के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, पर्चियाँ छपवा सकते हैं, लेकिन अफवाह में कोई स्रोत नहीं, कुछ भी नहीं, बस केवल मुँह द मुँह फैलता है। हमने सुना है कि पाकिस्तान का एजेंट भारत के
कूपों में जहर घोल रहा है, भारत के नलों में जहर डाल रहा है, भारत के ट्यूबवेलों में तालाबों में जहर डाल रहा है, भारत के क्या बोलते हैं वायरस फैला रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे में भी जो है स्थिति क्या होती है कि जनता का, सैनिकों का मनोबल गिर जाता है। भाई लोग जो है कूपों का पानी पीने से डरने लगते हैं, एक आध लोग अगर पानी पीकर मर गए तो लगता है सारा पानी ही भी फैला हो गया है। तो कहने का मतलब ये भी युद्ध के मैदान में एक अफवाह के द्वारा जनता का मनोबल गिराया जाता है और जनता एवं सैनिकों दोनों का मनोबल गिराया जाता है, केवल जनता का ही नहीं। अगला है, आगे हम लोग देखते हैं अफवाह या जनप्रवाद फैलाने की विधियाँ। कितनी विधियों से इनको फैलाया जाता है। पहला है परस्पर बातों के द्वारा। परस्पर बातों के द्वारा इसमें देखा जाए तो सामान्य बातों के द्वारा एक दूसरे में जनप्रवाद का प्रसार करना, और इसका क्षेत्र लेकिन सीमित होता है, अर्थात जिससे बात करेंगे वहीं तक रह जाता है। अब वो जो बात करने वाला है वो दूसरों से बताएगा, तीसरों से बताएगा। ठीक, ये जो है इसमें होता है कि जो जिससे बताए एक एक व्यक्ति के द्वारा फैलती है, तो इसके फैलने में जो है समय लगता है और इसकी गति जो है धीमी होती है। दूसरा है झूठे रेडियो स्टेशन के द्वारा। हाँ, रेडियो स्टेशन, चूँकि सबके पास रेडियो है, सबके पास चैनल है, सबके घर में सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, टेलीविज़न है, ट्रांजिस्टर है, तो स्टेशन के द्वारा जब झूठा रेडियो स्टेशन जिसका कोई जो है अता पता ना हो या काल्पनिक हो, उसके द्वारा जब कोई प्रचार किया जाता है तो ये तेज़ी से फैलता है, तेज़ी से अफवाह फैलता है। और समाचार पत्रों के माध्यम से भी अफवाह फैलाया जाता है, रेडियो पर झूठे समाचार के माध्यम से अफवाह फैलाया जाता है। अब देखा जाए तो अफवाह या जनप्रवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती है वो इस प्रकार हैं। पहला नंबर की उत्पत्ति का स्थान ज्ञात नहीं होता, अर्थात अफवाह कहाँ से निकल रही है, कौन इसको बता रहा है। हो सकता है जो आपको बता रहा है वही अपनी इच्छा से गढ़ रहा हो, वही उसका जो है उत्पत्ति का व्यक्ति हो, उसी ने उत्पन्न कर दिया हो, बस बोल दिया हमने सुना है। दूसरा नंबर है, इसमें बातें सर्वथा निराधार तथा असत्य होती हैं, बिल्कुल झूठ होती है जिसका कोई आधार नहीं होता। और लेकिन इसका प्रसार जो है तीव्र गति से होता है। जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, तो उसका प्रचार करने में हम लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक, जो चीज़ें जरूरी नहीं होती, जिससे किसी का बोलते हैं नुकसान होने वाला होता है, कोई भयानक होती है, कोई इंटरेस्टेड जैसे रुचिकर होती है, जो लोगों को रुचिकर लगे, तो उसका प्रयोग हम लोग, अफवाह को हम लोग अच्छी तरह से फैलाते भी हैं, लोग उसको इंटरेस्टेड रूप से रुचि लगाकर उसको सुनते भी हैं। ठीक, अगला है, और ये फैलने के साथ साथ अनेक रंगों में रंग भी जाते हैं, अर्थात एक ने कुछ बताया, दूसरे ने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, तीसरे ने और भी बढ़ा दिया। अर्थात कहने का मतलब तिल जो है अंतिम होते होते वो ताड़ का रूप धारण कर लेता है। अफवाह अनेक रंगों में अपनी इच्छा के अनुसार उसमें दाएं बाएं कुछ न कुछ कर लेते हैं, लोग उसमें परिवर्तन भी कर लेते हैं, तो ये होती है अफवाह। ठीक है मित्रों, चलिए अगला आता है जो है बुद्धि परिवर्तन, जिसे हम लोग विचारारोपण कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रचार के समान लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया कष्ट साध्य होती है, अर्थात किसी की बुद्धि को परिवर्तित करना, विचार में अपने विचारों को आरोपित करना। भाई किसी को चाहे मार मार कर, चाहे प्रताड़ित करके अपने विचारों को उसके अंदर भरिए, तो वही कष्ट साध्य होती है। और यह प्रक्रिया शत्रु पक्ष के युद्ध बंदियों पर तथा पैसे से खरीदे गए एजेंटों द्वारा अपनाई जाती है। भाई युद्ध बंदियों को आप अपनी विचारधारा में लाना चाहेंगे तो उनको प्रताड़ित करना पड़ेगा। हो सकता है सीधे तौर पर आपकी बातों को ना माने, तो ऐसी स्थिति में कष्ट साध्य इसीलिए कहा गया है कि ये हो सकता है उसको जो है प्रताड़ित करना पड़े, उसके अंदर भरना पड़े, यहाँ तक कि अंग भंग भी कर दिया जाता है। हमारी बात आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में युद्धबंदियों तथा एजेंटों को लालच देकर, देख सकते हैं आप, लालच देकर, भाई लालच देकर, यातनाएं देकर, अर्थात प्रताड़ित करके उन्हें अपने ही देश के विरुद्ध तैयार किया जाता है, और तैयार कराने के बाद इन्हें अपने पक्ष के सिद्धांत एवं नीतियों को स्वीकार कराया जाता है। बाद में यही व्यक्ति अपने देश के व्यक्तियों को अपने सिद्धांतों से प्रभावित करके देशद्रोह करने को प्रेरित करते हैं। यानी अपने ही देश से उनको देशद्रोह करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और विभिन्न सिद्धांतों एवं उपायों से
शत्रु पक्ष के बंदी सैनिकों और नागरिकों को विश्वास दिलाया जाता है कि उनका देश गलत नीतियों पर चल रहा है। अर्थात हमें ही अगर हम कहीं बंदी बनकर चले गए, चीन चले गए, तो चीन ने विश्वास दिलाया गया कि भारत बहुत गलत कर रहा है। अब हमारे अंदर वो करेंगे क्या, अपनी नीतियों को भरेंगे, हम ठीक हैं, हमारी बातें मानिए और भारत में जाकर भारत के साथ गद्दारी कीजिए। ऐसी स्थिति अपनाई जाती है और इस बात का भी विश्वास दिलाया जाता है कि उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया गया है। अर्थात हमें किसी न किसी प्रकार हमारे परिवार वालों का फोटो दिखाई जाएगी, देखिए ये लोग भूख से मर रहे हैं, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब हमारे मनों पर ये दिमाग में हमारे भरने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, अर्थात हम आपके परिवार का विशेष ध्यान रखेंगे, आप हमारी बात मानिए और अपने देश से गद्दारी कीजिए और हमारा साथ दीजिए। इसे दिखाते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार भूख से मर रहा है, हमारी नीतियाँ उचित एवं सत्य हैं, अतः इसका आप पालन करिए। और वित्त परिवर्तन का विचार ये कहाँ से आता है, चीनी शब्दकोश से प्राप्त होता है। 1962 के युद्ध में पकड़े गए भारतीय सैनिकों एवं कोरियाई बंदी सैनिकों के बाद भी के साथ, बात नहीं है बच्चों, ये होता चाहिए साथ भी, उसने ऐसा ही व्यवहार किया था, अर्थात उनका भी बुद्धि परिवर्तन करने का प्रयास चीनियों ने किया था। जब चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, उस समय चीनी जनता का बुद्धि परिवर्तन इसी आधार पर किया गया था। चीनी सरकार ने गांव-गांव में लगभग हर पेड़ पर लाउड स्पीकर लगा रखे थे, जिस पर हमेशा माओ के विचारों को सुनाया जाता था। चीनी जनता उसे सुनने को बाध्य थी। एक ही चीज़ अगर बार बार सुनते सुनते पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं। और बुद्ध नहीं बच्चों, ये बुद्धि है। बुद्धि परिवर्तन या विचार आरोपण इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे बहुत तेजी से अगर आपको कोई चीज़ कान में सुनाया जाए, बार बार सुनाया जाए, तो लगातार सुनते सुनते आपकी जो पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में भरी हैं वो गायब हो जाएंगी, और ये चीज़ आप सुन रहे हैं ये जो है आपके दिमाग में घुस जाएंगी। यही सिद्धांत है जो बुद्धि परिवर्तन या विचारारोपण का सिद्धांत है। मस्तिष्क प्रक्षालन भी इसे कहा जाता है। इसी प्रकार बंदी सैनिकों को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है तथा कमरे में लगे लाउड स्पीकर से बराबर कोई न कोई बात सुननी पड़ती है। वही बातें सुनते सुनते उनका बुद्धि परिवर्तित हो जाता है और पुरानी बातें उनके दिमाग से निकल जाती हैं। कभी कभी विचारारोपण के लिए कठोर उपाय भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मारपीट करना, मारना, पीटना, यहाँ तक कि हाथ पैर काट देना भी इस बुद्धि परिवर्तन के लिए, विचारारोपण के लिए अपनाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग बुद्धि परिवर्तन एवं विचारारोपण की विधियाँ। ठीक, पहला नंबर, प्रभावशाली तरीके से विश्वास दिलाना कि हम जो कर रहे हैं सही है, आप जो कर रहे हैं गलत है, अर्थात हमारी बातें मानिए, हमारी इच्छाओं का, हमारे विचारों का पालन करिए। दूसरा नंबर, अपनी विचारधारा को शत्रु के मस्तिष्क में प्रवेश कराना है। ये चीज़ वही चीज़ है, एक ही चीज़ को बार बार सुनाना, यातनाओं के द्वारा अर्थात मारपीट के द्वारा, हिंसात्मक उपाय मारकाट के द्वारा, वही है प्रताड़ित करने के द्वारा, मारपीट करने के द्वारा। ठीक, चलिए अगला है मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का प्रभाव। मित्रों, इसका प्रभाव शायद हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से आप लोग फिर पढ़ लीजिए। शत्रु का मनोबल गिर जाता है, शत्रु की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है, उत्साह तथा प्रतिरोध करने की भावना नष्ट हो जाती है, सही ढंग से सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है, सेना और जनता में अविश्वास पैदा हो जाता है। विचारारोपण के द्वारा शत्रु के सैनिकों एवं जनता को उसके विरुद्ध कर दिया जाता है। बुद्धि परिवर्तन के द्वारा शत्रु के नागरिकों एवं सैनिकों को अपनी इच्छा अनुसार सोचने को मजबूर कर दिया जाता है। अफवाह से शत्रु देश की जनता में मतभेद पैदा हो जाता है। अफवाह से सेना की हिम्मत टूट जाती है और उसके लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अंतिम है, मनोबल के गिरने के बाद शत्रु राज्य की जनता अपनी सरकार को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देती है। मित्रों, ये रहा चैप्टर। संभवतः हमने आपको जो है ये जो प्रचार, अफवाह या मनोवैज्ञानिक युद्ध की जो 2-3 विधियां होती हैं, प्रचार, अफवाह और मस्तिष्क प्रक्षालन, संभवतः आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन अब हम क्या बताएं, हम आपको पढ़ा नहीं पाए इसके बारे में, इसलिए आप लोग देख सकते हैं। हालांकि सिलेबस में आपके ये नाम करके तो नहीं था, लेकिन हो सकता है मनोवैज्ञानिक युद्ध के अंतर्गत आपसे पूछ लें। मित्रों, तो हम
समझते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। चलिए, नहीं पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।